विरोध दर्ज करा रहे हैं। भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधित करते हुए सरकार के द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम 2020 लाया जा रहा है। उसके बारे में संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा बताने की तो खैर सब लोगों को पता है। यह जो बिल है विरोधी, किसान विरोधी, तो डेली अपने ऑफिसों में भरपाई है वो जनता को करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जो दरें बढ़ती हैं वो पब्लिक को ही करनी पड़ती है, और क्योंकि हम सरकार और पब्लिक के बीच में एक स्टार्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि इस समय हम मुन्नालाल पावर हाउस के प्रांगण में खड़े हुए हैं। काफ़ी पुराना इस मुन्नालाल पावर हाउस का इतिहास रहा है। उसके साथ साथ आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जय साहब खड़े हुए हैं, यहाँ पर एसडीओ साहब भी पीछे खड़े हुए हैं, तमाम तरह के यहाँ पर कर्मचारी खड़े हुए हैं। इनकी समस्या क्या है और क्या समस्या आ रही है, क्यों एक काली पट्टी बांधकर आज एक कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आपका इतिहास, भारत का इतिहास बताना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी समस्या उस भारत के इतिहास से भी जुड़ी हुई है। आपको ध्यान है कि 1947 में हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद भारत सरकार में नई नई कंपनियां आई। भारत सरकार ने खुद अपने स्वदेशी उपकरणों को ईजाद किया। उसमें जैसे बीएसएनएल है हमारा, उसमें विद्युत विभाग भी है, बीएचईएल भी है। लेकिन वर्तमान समय में जैसा अभी एसडीओ साहब ने बताया कि 2000 से निरंतर निजीकरण किया जा रहा है। एक तरह से समझिए कि विदेशी तर्ज पर इनका निजीकरण किया जा रहा है। लेकिन जब पूर्व की सरकारों ने इन उपकरणों को उभारा और भारत को मजबूत बनाया, तो कहीं ना कहीं इनकी शिकायत है कि निजीकरण के कितने नुकसान होंगे, हमें क्या क्या नुकसान है और इससे क्या क्या फायदे क्या क्या हैं, नुकसान है। इसके लिए हम बात करते हैं आप जय साहब से। जय साहब, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार, जनपद अध्यक्ष हैं जय संगठन से। हाँ, आज जो आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से क्या रुष्ट हैं, क्या 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 कहेंगे आप? मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा कि प्रथम भारतीय विद्युत अधिनियम इस भारतवर्ष में 1910 में अंग्रेजों ने बनाया था, जिसके तहत बिजली बहुत कम घरानों में होती थी। सिलेक्टेड लोगों के पास एक दो होती थी, वो अपनी बिजली बनाते थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1948 में भारतीय विद्युत अधिनियम बना, जिसके तहत राज्य विद्युत परिषद मतलब बोर्डों का गठन हुआ, जिसमें चाहे जल बोर्ड हो चाहे बिजली बोर्ड हो, बोर्डों में बनाए मतलब पूर्णतः सरकारी विभाग बनाए गए। उसके बाद 1998 में CERC बना, रेगुलेटरी कमीशन बना। उन्होंने ये उसका बनने का यह था कि ये जो टैरिफ है बिजली हम जो बना रहे हैं उसमें बहुत घाटा होता है। उसका टैरिफ राज्य अपने तरफ से मतलब उसके जो रेट हैं, टैरिफ मतलब रेट हैं, वो ऊपर नीचे नहीं कर पाते हैं, मतलब अपने हिसाब से नहीं कर पाते। उससे नुकसान होता है बिजली बनाने में। बिजली महंगी बनती है, दी सब्सिडी के तौर पे जाती है। उसके लिए CERC का गठन हुआ, रेगुलेटरी कमीशन का गठन हुआ। उसके उपरांत राज्यों को पावर मिली। उसके बाद सन 2020 में सन 2000 में एक आंदोलन, एक सरकार ने मसौदा तैयार किया, जिसमें जो बोर्ड थे, जो बिजली बोर्ड थे, उनको हटा करके निगमीकरण किया, मतलब निगम बनाए। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब सबका निगमीकरण कर दिया, इसका जल बिजली का कर दिया, और भी विभाग है सबका। बिल्कुल, जो सरकारी सेक्टर थे उनको निगम बना दिया गया, लिमिटेड बना दिया गया। जी, जिस तरह से प्राइवेट मतलब कंपनी एक्ट के अंतर्गत उनको लाके खड़ा कर दिया। मतलब आप अपना कमाइए, अपना उस तरह से करिए, सरकार से ज़्यादा हमें मतलब नहीं है। मतलब पीपीई मॉडल टाइप का करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जो भी किया। उसके बाद 2003 में भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 आया, जिसमें तमाम संशोधन करते हुए उसमें कहीं ना कहीं निजीकरण की एक चिंगारी उसमें लगा दी गई, मतलब एक फ्रेंचाइजी सिस्टम के नाम पर उसमें दे दिया गया, जिसके तहत आज जो आप देख रहे हैं, आज की समय में 10 से 20 गुने उपभोक्ता बढ़ चुके हैं। जबकि कार्मिक जो सन 2000 में हुआ करते थे, आज पूरे देश में 15 लाख बिजली कार्मिक हैं। उससे पहले 15 से हो सकता है 20 लाख हों, या कोई पहले की बात है। 20 लाख आपके कहने का रिक्वायरमेंट तो हुए हैं, लेकिन भर्तियां नहीं है। भर्तियां देखो, जेई से नीचे TG2 तक तो भर्तियां हो रही हैं, कम हो रही हैं। लेकिन उससे नीचे जिसको लाइन को चलाना है, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो निजीकरण के दौर पे करके लोगों का रोजगार भी छीना जा रहा है। जो आदमी आज संविदा के रूप में कार्य कर रहा है, अगर उसे सरकारी उसमें रखा जाता तो उसकी बहुत सारी प्रायोरिटी जो उसकी सेवा का होती है, बिल्कुल हर अच्छे से परिवहन कर पाता। आज के समय में आज वो है, कल उसको हटा दो, उसकी सेवा की जो है कोई गारंटी नहीं है, मतलब बिल्कुल जीवन असुरक्षित हो। बिल्कुल। अब सरकार ने क्या किया है कि आप प्राइवेटाइजेशन का दौर आप देख रहे हैं। टोरेंट पावर आगरा में है, उसकी कितनी सारी समस्याएं लोग बार बार उठाते रहते हैं। आप बिल्कुल देख रहे हैं, नोएडा में है, दिल्ली में है, हर जगह है प्राइवेट कंपनियां हैं। उनके बिजली कितने आते हैं, क्योंकि अब जो सरकार ने 2020 मसौदा तैयार करके भेजा है, इलेक्ट्रिसिटी है, भारतीय विद्युत अधिनियम 2020, इसमें क्या प्रावधान किया है, जो CERC है, जो टैरिफ डिवाइड करती है, उसमें क्या है, कंपैरेटिव टैरिफ बनता है।
कंपैरेटिव टैरिफ का मतलब ये है कि बिजली सपोज करो 6.5 रुपये बनी और इंडस्ट्रीज को हमें किसानों को देनी 1 रुपये या 2 रुपये, क्योंकि किसान इस देश की नींव है, रीढ़ कहा जाता है, उसको बिजली देनी सब्सिडी के तौर पे। जब सब्सिडी के तौर पे बिजली अगर उसको देनी है तो उसका पैसा बिजली विभाग को नुकसान तो होगा, जो 6 रुपये में 7 रुपये में बना रहा है वो 1 रुपये में दे रहा है। तो क्रॉस जो टैरिफ डिसाइड करता है वो रेगुलेटरी कमीशन करता है कि 2 रुपये किसान को दे दिया, 4 रुपये मध्यम वर्ग को दे दिया, घरेलू में दे दिया, इंडस्ट्री से हमने 10 रुपये ले लिया, तो उसको वो क्या है कि सबको एडजस्टमेंट करके वो उसका भरपाई कर पाता है। अब क्या कर रहे हैं सरकार ने, अब क्या है कि CERC को खत्म कर दिया है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 में ये CERC को खत्म कर रहे हैं। जो हर स्टेट में रेगुलेटरी कमीशन है जो टैरिफ डिसाइड करता है, उपभोक्ता की समस्याएं सुनता है, उपभोक्ता परिषद उसके तहत उसमें वो करता है बहुत सारी चीज़ें, मतलब उपभोक्ता अपने ग्रीवांस के लिए जाता है, आप जहाँ जाते हैं उसको ये खत्म करके सेंट्रल में, केंद्र में एक यूनिट बॉडी तैयार कर रहे हैं। तो मतलब मैं मान लीजिए उपभोक्ता हूँ, अगर मेरी कोई समस्या आएगी तो अभी समस्या मतलब आप बिल्कुल, अब आपको अपनी समस्या, अगर आपको मुकदमा करना है, कुछ भी करना है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें अभी है जो सब्सिडी का जो वो है, जो क्रॉस सब्सिडी है उसको खत्म कर रहे हैं। उससे क्या है कि निजी घराने जो हैं उनको बिजली महंगी मिलती है, तो उनको जितनी जनरेट उसमें मिलेगी उनको फायदा पहुंचाना, मेन पर्पज देखा जाए तो निजी घरानों को फायदा पहुंचाने का इसमें काम है। जब सब्सिडी खत्म होगी तो निश्चित तौर पे जो किसान को आज 1 रुपये 2 रुपये या 3 रुपये बिजली मिल रही है, वो जितने में बन रही है उतने में मिलेगी। जब उतने में मिलेगी तो समस्या हमारी ये है, जैसे यह तो किसान का अलग मुद्दा हो गया, लेकिन आप विरोध किस चीज़ का करते हैं? हम विरोध इस बात का कर रहे हैं, सपोज करिए अगर फ्रेंचाइजी सिस्टम आता है, फ्रेंचाइजी सिस्टम अगर आता है तो आज कंपनी सपोज किसी ने कह दिया कि हमको झांसी दे दीजिए, हम झांसी चलाएंगे, कोई फ्रेंचाइजी आती, मतलब जो प्राइवेट बड़े बड़े उद्योग घराने हैं, सपोज करिए अडानी हुआ, अंबानी हुआ, वो कहते हैं कि हमको पूरा आगरा दक्षिणांचल चाहिए। अच्छा। अब उन्होंने दक्षिणांचल प्राइवेट कर दिया, वो अपना ले लिया, उन्होंने कर दिया, तो हम तो उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिक हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी नौकरी की गारंटी कहाँ है? ये नुकसान तो है ही, उसके बाद हमारी सुरक्षा जो गारंटी है। और सीधी सी बात है, अगर सपोज करिए उन्होंने झांसी से, और एक चीज़ और बता दूं मैं, कोई भी निजी घराना जब आता है तो कोई भी आपकी सेवा करने के लिए नहीं आता है। उसका प्रथम उद्देश्य होता है कि वो अपना प्रॉफिट के लिए कंपनी काम करती है। प्राइवेट जो कंपनी होती है वो प्रॉफिट के लिए काम करती है, तो प्रॉफिट के लिए वो आके, अगर हम कह दें कि मऊरानीपुर से रिकवरी 1 रुपये होती है, 1.5 रुपये होती है, अगर हम उनसे कहें, हमारा संगठन कहता है, हर बड़े पदाधिकारी कहते हैं कि आप मऊरानीपुर को बेचिए, मऊरानीपुर को प्राइवेट करिए, लेकिन वहाँ उसको लेने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ से रिकवरी नहीं हो पाती है। मतलब जो मतलब प्राइवेट आने से जहाँ लाभ होगा वहाँ तो ये लेंगे, लाभ का पद तो लेंगे। जैसे झांसी शहर में 6 रुपये वसूली होती है, झांसी लेने को तैयार हैं, लेकिन उसको नहीं लेंगे। जब ये होगा जब क्रीम चीज़ों को ये लोग लेंगे तो निश्चित सी बात है राजस्व वसूली की, जो हम लोग को ग्रामीणों में भेजा जाएगा, और राजस्व वसूली की जो टारगेट हैं वसूली तो हो नहीं पाती है। इससे कम से कम सब्सिडाइज होता रहता है कि यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा, तो एक एवरेज निकल आता है। लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा तो जो हमारे वर्क कल्चर है और रेवेन्यू टारगेट है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब जो कार्य करने की जो क्षेत्र है, कार्य करने का जो क्षेत्र है, उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आएंगी। निश्चित तौर पर ये जो बिल है ये कर्मचारी विरोधी, मैंने बताया 2 मुद्दे हैं, एक जन और किसान विरोधी। जन विरोधी ये है ही है और कर्मचारी विरोधी भी है, दोनों पहलू हैं। हमें अपना पहलू भी दिख रहा है और दूसरों का भी दिख रहा है, इसलिए हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद। लेकिन जैसे अभी आपने एक बात कही, आपने आप जो प्राइवेट सेक्टर की बात कर, लेकिन कहीं ना कहीं अन्य देशों में अगर आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर जितने भी चल रहे हैं वो सक्सेस हैं, तो क्या हमारे यहाँ सफल नहीं हो सकते? क्या नहीं, आप कह रहे हैं कि अन्य देशों में अमेरिका वगैरह हुआ, तमाम तरह के वहाँ तो प्राइवेट चलती हैं, तो अन्य देशों में आपका जो कथन है कि अन्य देशों में प्राइवेट सेक्टर सक्सेस हैं, हम अन्य देशों की बात क्यों करें? हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं। हम देश की तरफ नहीं जाते हैं। अगर देश की बात करी जाए तो देश हित सबसे पहले आता है, देश हित सर्वोपरि है। हम अमेरिका की या किसी चीन पे या किसी पे टिप्पणी ना करें, क्योंकि हमें अपने देश के बारे में चिंता करना है। अगर मैं आपको राज्यों की कंपेयर मैं करता हूँ, आप न्यूज़ के माध्यम से मैंने देखा है कि कलकत्ता में CSES करके कंपनी है, जिसमें अभी तूफान जो अम्फान आया था, आंधी तूफान आया था, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 7 दिन व्यतीत होने के बावजूद भी कलकत्ता जैसे शहर में बिजली रिस्टोर नहीं हो पाई। आप ट्विटर पर देख सकते हैं, आप भिन्न देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने नहीं कर पाए। लेकिन आप देखते हो, आप झांसी की बात करें, आप झांसी में हम देखते हैं जब आंधी आती है तो कहीं आपने देखा है झांसी शहर के अंदर क्या बिजली आपकी एक दिन से दूसरे दिन भी रिस्टोर होने में लगता है? एक दिन में आ जाती है। तो यही होता है कि उनको, वो लोग क्या करते हैं, उनका नुकसान हुआ। हम लोगों का अगर नुकसान होता है तो हम अपना जैसे भी करके बिजली चालू करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि सरकार की कर्मचारी उन्हें करना है काम। उन लोग क्या करते हैं, उनको अनुदान चाहिए,
उनको भाई उनका नुकसान हुआ है, वो अपनी तरफ से भरपाई तो करेंगे नहीं, अब सरकार से अनुदान मांगेंगे। इस समय बहुत सारा समय भी लगता है। और उनकी जो कार्यशैली, मैंने कहा ना कि टोटली प्रॉफिटेबल कार्यशैली होती है। तो अभी आपने एक शब्द कहा था कि देखिए, अगर मान लो अगर जो अडानी अंबानी कंपनियां आएंगी, या मान लो कंपनियों का उद्देश्य मूल उद्देश्य और लॉस के लिए तो आती नहीं है, प्राइवेट कंपनी कोई भी हो, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा होता है कि व्यक्तिगत फायदा। तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी के लिए आई थी देश में? क्या इसको जोड़ सकते हैं? ऐसा है, मैं ये सब नहीं कहूँगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस लिए आई थी, क्योंकि मेरे जन्म से बहुत पुरानी बातें हैं। लेकिन आपका कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं, आपके स्वयं की बात ही प्रूफ कर रही है कि आपका कथन सत्य है। देखो, जो रियासतीकरण पहले चलता था, आज़ादी से पहले जो रियासतें थी, उनका एक राज्य हुआ करता था कि हाँ भाई, ये रियासत हमारी, यहाँ हम राजा हैं। वहाँ कोई किसी का कोई कानून नहीं, कुछ नहीं। संविधान में हर किसी को अपनी बात रखने का, कहने का। आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं, कहाँ का कर रहे हैं, कैसा क्या है? पूरे देश में, पूरे देश में यह बड़ा विरोध चल रहा है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है हमारी, संयुक्त संघर्ष समिति, उसके तहत पूरे प्रदेश में, पूरे देश में 15 लाख बिजली कर्मचारी, मतलब हर स्तर से, आपके चाहे 4th क्लास से लेके अपर क्लास तक सारे कर्मचारी अधिकारी आज इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। क्योंकि आज ये हम लोग एक जगह इसलिए इकट्ठा नहीं हुए क्योंकि कोरोना की वजह से, कोविड ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। बाकी और भी अगर कोई डिटेल है, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं, तो बता कि वो बताएंगे। भाई साहब, संजीव प्रभाकर जी, कोई मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? 2 शब्दों में, कम शब्दों में बताइए। देखिए, 1975 से पहले तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां अलग अलग ज़िलों में हुआ करती थी। आपको मालूम है, मुन्ना लाल पावर हाउस में भी जनरेटर लगे थे और वह शहर को बिजली देते थे। उनकी मनमानी थी। सरकार, तत्कालीन सरकार ने उसका संज्ञान लेके उन्होंने ये देखा कि बिजली मूलभूत आवश्यकता है, और उसके आधार पे पूरे उत्तर प्रदेश का एक बोर्ड बनाया, विद्युत बोर्ड बनाया, जिसमें उत्पादन, पारेषण और वितरण तीनों के एक किया, और इसको प्रदेश को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। धीमे धीमे चीज़ें चली, लेकिन 1998 में नई जो राष्ट्रीय ऊर्जा नीति थी, उसमें ये अमेंडमेंट लाया गया कि इसका बोर्ड का विघटन किया जाए। जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसको ट्राइफरगेट किया जाए कि जनरेशन अलग किया जाए, ट्रांसमिशन अलग किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन अलग किया जाए। उसमें आपको याद हो कि 2000 में ये संघर्ष चला कि वो विघटन ना हो, एक जगह बने रहें। हालांकि उस दौरान भी अलग अलग हुआ, निगम बने, और निगम बनने के बाद लेकिन जो इंजीनियर्स और जूनियर इंजीनियर्स और जो स्टाफ की जो सेवा शर्तें थीं, वो यथावत थीं, क्योंकि हम बोर्ड से टूट के सरकार के ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में थे। लेकिन अब ये जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020, इसमें 2 चीज़ें हैं कि चाहे राज्य हो, चाहे आपका केंद्र हो, इसमें मल्टी लाइसेंसिंग की व्यवस्था की जा रही। एक ही ज़िले में कहो 3 जो है मालिक आ जाएँ, वो अपना एग्रीमेंट कर सकते हैं, कनेक्शन दे सकते हैं। आपको 2 उदाहरण बताऊं। यहाँ उत्तर प्रदेश में, मैं बाहर की बात नहीं करता हूँ, बाहर का अगर तुलनात्मक अध्ययन करूँगा तो चंडीगढ़ है, आपका बहुत सारी जगह है, वहाँ पे उड़ीसा में बिल्कुल फेलियर है निजीकरण। आपका टोरेंट पावर 3 रुपये 10 पैसे में एग्रीमेंट हुआ कि 3 रुपये हम सरकार को देंगे और बिजली लेंगे, और उसके बाद मेंटेनेंस करके हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो आज भी 3 रुपये 10 पैसे दे रहे हैं और बेच रहे हैं 7 रुपये में। तो इस सरकार को सीधा सीधा नुकसान है। ये कैग की रिपोर्ट में मेरे पास इसके साक्ष्य हैं। दूसरा, वहीं उसके हम लोगों ने विरोध करके केस को बचा लिया था। केस को 7.5 रुपये थ्रू रेट है उसका, वहाँ 7 रुपये कमा के सीधे सरकार को दे रहे हैं। ये झांसी ही 6.5 रुपये, पूरे झांसी शहर का 6.5 रुपये का पैसा हम लोग सरकार को दे रहे हैं। तो कहीं यहाँ नुकसान नहीं है। अगर इसको सुधार ही करना है, इसमें 2 चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं। एक तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण जो सी है, उसको डेमोलिश कर रहे हैं। उसकी जगह जैसे योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग बनाया, और नीति आयोग का असर क्या हुआ? आपके एयरपोर्ट बिके, आपके बड़े बड़े जो है ये रेलवे स्टेशन बिके, बड़े बड़े आपका जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है, ये भी आप देख लीजिए कि वैसे ही चल रहा है। यहाँ सारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं। आउटसोर्स कर्मचारी लाने के पीछे 2 चीज़ें हैं कि जो समाज का निचला तबका है, उसके बच्चे 4th क्लास और 3rd क्लास की नौकरियों में आ पाते हैं। तो अघोषित रूप से उस आरक्षण को ख़त्म करना पहला केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ये उद्देश्य है, क्योंकि इनका सशक्तिकरण हुआ है, ये पुनः गुलाम बने। और इसी का कारण है कि निगमीकरण से रियासतीकरण पे, निजीकरण को हम सीधी भाषा में रियासतीकरण कहेंगे, मतलब पैसे वालों को पैसा बनाना। हाँ, जो लोग इनको सरकार में लाते हैं, एन कैन प्रकरण है, उनको जाते समय या उनको उपकृत करने का काम है।
आप देख रहे हैं कई हजार करोड़ लेके लोग यहाँ से भाग गए, कहीं कुछ नहीं। अभी आपका भी कोई बिजली विभाग का मामला आया था, कुछ आपका फंड वगैरह का पैसा कुछ? हाँ, वो अभी भी उसका कुछ भी नहीं हुआ है। अभी लोगों के पास स्लिप विलिप नहीं मिली है। अच्छा। हाँ, वो अभी चल ही रहा है, उसमें जांच वाँच चल रही, सीबीआई जांच चल रही। मेरा केवल ये उद्देश्य है कि हम लोग इस विभाग के अभियंता, अवर अभियंता और सारे कार्मिक सक्षम हैं। यदि हमको बेहतर सुविधाएं मिलें, हम प्राइवेट से अच्छी सेवा देंगे। उसका उदाहरण आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि अनइंटरप्टेड सप्लाई इस झांसी में मिल रही है। सफाई तो अच्छी है। और जिसकी जो कोई कंप्लेंट होती है देन एंड देयर उसका करके हम लोग निपटाते हैं, शिकायतें भी उपभोक्ताओं की दूर करते हैं। तो इस निजीकरण का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और ये सीधा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पारित होने का मतलब है कि ऊर्जा क्षेत्र निजीकरण में जाएगा। और ये डिस्कॉम तो छोड़ दीजिए, एनटीपीसी का भी प्लानिंग है। अच्छा, उनका भी प्लान है। हाँ, जो आत्मनिर्भर अपने उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेंट्रल ने एनटीपीसी को बनाया, एनटीपीसी के भी यही वो चल रहा है। आखिर देश किस ओर जा रहा है? बिजली मूलभूत आवश्यकता है। आज बिजली के बिना आदमी का जीवन जो है, आज 4 घंटे अगर रात को बिजली नहीं मिले तो हम सब लोग जो है बच्चे सो नहीं पाएंगे, अगले दिन डिस्टर्ब हो जाएंगे। बिजली विभाग के कार्मिक 24 घंटे इस कोरोना की लड़ाई के दौरान भी अगर डॉक्टरों ने काम किया तो हम लोगों ने भी कहीं परेशान नहीं होने दिया किसी को। तो इन सब चीज़ों के यही हम लोगों को है कि आगे कर्मचारियों के भविष्य को लेके, अच्छा चूंकि जब प्राइवेट कंपनी आएंगी तो मनमाने रेट हाइक करेंगी अपने हिसाब से। इसी को लेकर आप लोग इससे हम लोग ये देश की जनता के लिए, देश के किसानों के लिए, अपने भविष्य के लिए इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं। और आगे ये जो प्रोटेस्ट है कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स के तत्वाधान में और संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के तहत कर रहे हैं। ये सार्थक प्रयास आपका निरंतर जारी रहेगा? निरंतर मतलब संवैधानिक तरीका जो है, आज हम ब्लैक डे मना रहे हैं, काला दिवस मना रहे हैं उस बिल के विरोध में। पट्टी बांधी हुई है और आपने देखा काला मास्क भी लगाया हुआ है। ये संकेत है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो होते हैं प्रोटेस्ट करने के, उसके तहत हम लोग मना रहे हैं। और अगला जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व का हो सकता है। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से उम्मीद, मेरी अपील है कि लोगों के हित में, देश की जनता के हित में, देश के किसानों के हित में और ऊर्जा क्षेत्र के कार्मिकों और अधिकारियों के हित में इसको अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। हम विश्वास दिलाते हैं सरकार को कि हमारे लोग 24 घंटे काम करके इस ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर भी बनाएंगे और कहीं जनता को दिक्कत नहीं होने देंगे, बेहतर सुविधाएं देंगे। धन्यवाद।